अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल जफर। आपसे मुखातिब हूं मैं कनाडा से। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, आज का वो दौर है कि पिछले वक्तों से बहुत मुख्तलिफ हो गए हैं रिवाज, लोगों के सिस्टम्स, मिलना जुलना, ट्रेंड्स, ट्रेडिशंस। जैसे पिछले वक्तों में क्या होता था कि बच्चे गली में खेल रहे होते थे, एक दूसरे के घर आते जाते थे। माँ बाप को भी पता होता था कि इसकी यहाँ दोस्त है, वहाँ सहेली है, इसका यहाँ दोस्त रहता है। कभी वो इनके घर आ जाते थे, कभी इनका बच्चा या बच्ची किसी और के घर चला जाता था। शाम को खेलते थे क्योंकि सारा दिन घर में बंद होते हैं। फिर शाम को जब जरा असर के बाद थोड़ा ठंडा वक्त होता है तो माँ बाप की भी कोशिश होती है चलो बच्चों को जरा बाहर निकालें। घर में रह रह के भी बंद एक ही माहौल में घुटा महसूस करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड, तो जरा खुली हवा लगे, खेलें कूदें एक दूसरे के साथ, तो अच्छा लगता है लोगों को। ये मैं खास तौर पे उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मोहल्लों में रहते हैं या छोटी छोटी सोसाइटीज में रहते हैं। पाकिस्तान में आपको इस तरह की बहुत सी कॉलोनियां मिल जाएंगी कि शाम के वक्त बच्चे बाहर निकलते हैं, कभी कोई मैदान हो करीब तो वहां जाकर क्रिकेट खेलते हैं, बच्चियां आपस में खो खो खेलती हैं या पकड़न पकड़ाई, छुपन छुपाई खेलती हैं। लेकिन ये दौर बड़ा खौफनाक है इस तरह के खेल को बरकरार रखने के लिए। एक तो वैसे ही बहुत माँ बाप को मोहतात रहना चाहिए क्योंकि ऐसी जगहों पे अक्सर छोटे छोटे घरों की कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, 5-5 मरले के, और चुनाई का काम चल रहा होता है, कहीं पर प्लस्तर का काम चल रहा होता है, अंदर मजदूर लगे हुए होते हैं। तो उन मजदूरों की नजर होती है क्योंकि हर तरह के लोग हैं, बीच में शैतान सिफ्ट लोग भी हैं। किसी का जैसे ही दाव लगता है तो वो बच्चे अगवा भी कर सकते हैं, बच्चों के साथ बुरे काम कर सकते हैं। खासतौर पे शाम का वक्त ऐसा होता है कि बहुत से जो उनके साथी लोग होते हैं वो चाय पीने गए होते हैं या दिन का खाना खाने गए होते हैं। ऐसे में जैसे 2:30-3 बजे के करीब कोई बच्चा बाहर गली में फिर रहा हो ना, तो वो बहुत वल्नरेबल होता है इस तरह के अंडर कंस्ट्रक्शन घरों के पास से गुजरते हुए, क्योंकि उसके अंदर आपको नहीं पता कि किस तरह के लोग काम कर रहे हैं। इंसान की शक्ल में भेड़िए होते हैं, दरिंदे होते हैं। इसी तरह का एक वाकया मुझे सफिया बीबी ने सुनाया। सफिया बीबी पाकिस्तान में किसी कॉलोनी में इसी तरह से रहती हैं। कहती हैं कि उनके घर में उनकी पड़ोसन की बेटी आती थी जिसका नाम है हफ्जा, और उनकी अपनी बेटी है आयशा। तो हफ्जा आयशा के पास अक्सर आती रहती थी। तो इनको कभी बुरा नहीं लगा, इन्होंने माइंड नहीं किया। जैसे मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स का माइंड सेट होता है कि चलो बच्चे आपस में ज़रा खेलें कूदें, उनको हवा लगे और ज़रा दिल बहल जाए, वक्त गुजर जाए अच्छा खेलते हुए। तो आयशा भी चली जाती थी हफ्जा की तरफ, हफ्जा भी आ जाती थी आयशा की तरफ। तो कहती हैं 2 दिन पहले का वाकया है कि हफ्जा की अम्मी आई हमारे घर और पूछती है कि हफ्जा इधर है। तो कहती है कि नहीं, हफ्जा इधर तो नहीं है, क्योंकि उस रोज इधर नहीं आई थी। ऐसा भी नहीं था कि रोज ही खेलने के लिए आ जाती थी, लेकिन जैसे रैंडमली किसी भी वक्त, कभी शाम के वक्त आ गई, कभी असर के वक्त आ गई, कभी आई कभी नहीं आई। और कहती हैं कि वीकेंड्स पर तो वैसे ही वो लोग घूमने फिरने गए रहते थे, तो वीक डेज पे जैसे 5 दिन में से कभी 2 दिन आ गई, कभी 1 दिन आ गई, इस तरह से। तो 2 दिन पहले की बात है कि हफ्जा की अम्मी पूछती है कि हफ्जा नहीं मिल रही, आधे घंटे से उसको हम ढूंढ रहे हैं मोहल्ले में, मेरा ख्याल था आयशा के साथ खेलने आई होगी यहाँ पर। तो सफिया बीबी कहती है नहीं, मेरी तरफ तो नहीं आई। तो वो चली तो गई वहां से, लेकिन ऐसे घूरी डाल कर देखते हुए उसकी माँ गई हफ्जा की, और ऐसे जैसे मुंह में कुछ ना कुछ बुड़बुड़ा रही हो, और ऐसे लग रहा था सफिया बीबी को जैसे इन्होंने जो बताया है उसकी माँ को, उस पर उसने एतबार नहीं किया। और यही हुआ बाद में, क्योंकि आधा घंटा जब मजीद हफ्जा की माँ ने उसको ढूंढा और वो नहीं मिली, तो हफ्जा की माँ दोबारा वापस आई, कहती है कि किधर है दिलावर। तो सफिया कहती है दिलावर अपने कमरे में है। दिलावर सफिया बीबी के शोहर का नाम है, यानी आयशा का बाप। तो हफ्जा की माँ कहती है दिलावर किधर है, दिलावर को बाहर बुलाओ। तो सफिया कहती है क्यों, खैरियत क्या हो गया है? कहती है उसी ने ये किया, किधर है मेरी बच्ची, किधर है? मुझे तेरे बंदे पे पहले से शक था। मतलब अब मैं उस तरह से आपको एग्जैक्टली तो नहीं प्रोड्यूस करके बता सकता जिस तरह से मोहल्ले की औरतें बात करती हैं, लेकिन आयशा की अम्मी मुझे ये बता रही थी, सफिया बीबी, कि हफ्जा की माँ ने
इल्ज़ाम धर दिया मेरे शौहर के ऊपर। कहती है कि मुझे पहले से पता था इस बंदे की नज़र मैली है और मेरा पहले से दिल खटकता था कि हफ्सा कभी भी तुम लोगों के घर खेलने के लिए ना आए, लेकिन शर्म में झिझक में मैं कभी बोली नहीं हूँ, लेकिन उस बंदे की नज़र मुझे कभी भी ठीक नहीं लगी और आज मेरे ऊपर क़यामत टूट पड़ी है। मुझे अगर तुम्हारे घर से हफ्सा मिली, मैं इस बंदे को कच्चा खा जाऊंगी। और उसने पूरे मोहल्ले के सामने ये बातें की, क्योंकि जाहिर है उसकी भी अपनी बेटी गुमी हुई थी और उसके भी औसान खता थे, औसान बाख्ता थी, वो होश बिल्कुल उसके गुम हुए हुए थे। तो वो ऊंचा ऊंचा बोल रही थी कि मुझे दिलावर के ऊपर शक है, दिलावर के ऊपर शक है, मैं अभी जाती हूँ, मैं अभी पर्चा कटाती हूँ, ये इसी ने मेरी बेटी गायब की है, इसके अलावा और कोई नहीं होता यहाँ पे। वो कह रही थी कि सबके शौहर काम पर होते हैं, क्योंकि जनरली हफ्जा इनके घर आया करती थी 3-3:30 बजे। तो पाकिस्तान में आपको पता है कि जो नौकरी पेशा अफराद हैं आमतौर पे उनको 5:30 बजे छुट्टी होती है, 5 बजे छुट्टी होती है, तो 5:45, 6, 6:15 के करीब घर आते हैं। तो कहते हैं इनके जो शौहर थे वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं पिछले कोई 3 साल से। तो हफ्जा की माँ कहती है कि मुझे दिलावर के ऊपर ही शक है, क्योंकि यही घर पर होता है और हफ्जा इनके अलावा कहीं नहीं जाती। तो सफिया बीबी कहती है मुझे तो पसीने छूट गए कि कैसे मेरे शोहर के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, मेरे शोहर को इसने बदनाम करके रख दिया पूरे मोहल्ले में। अब क्या होता है कि बद से बदनाम बुरा होता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बुरे हो तो आपकी बुरी रेप्यूटेशन हो। जब तक किसी को पता ही नहीं है कि आप क्या कांड कर रहे हैं अपने घर में या छुप कर आप क्या कर रहे हैं, आपकी बदनीयती कितनी ज़्यादा है, तब तक लोगों को तो पता ही नहीं ना। वो तो आपको हो सकता है कि अच्छा समझते हो, लेकिन एक अच्छा बंदा जिसके बारे में कोई बुरी बात मशहूर हो जाए, वो खतरनाक मामला होता है। हालांकि उसका कोई कसूर भी नहीं होता, वो बेकसूर होता है, मासूम होता है, लेकिन कौन एतबार करेगा, कौन यकीन करेगा। इन ही सैड शी सैड लोगों को क्या पता कि किसके ऊपर एतबार करें। फिर एक मुंह से दूसरे मुंह पर जब बात जाती है, मुंह से तीसरी मुंह पे मुंह बदलते हुए जब खूबकू बात फैलती है पूरे जंगल में आग की तरह से, तो वो इतनी सी होती है, रोल करते 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 वो इतनी बड़ी बन जाती है। तो कहती है कि इतना ऊंचा ऊंचा वो बोल रही थी और मोहल्ला इकट्ठा कर लिया और सबको बोल रही थी कि दिलावर ने मेरी बेटी गायब की है, दिलावर ने मेरी बेटी गायब की है। तो सफिया कहती है मेरे तो पसीने छूट गए, इस तरह की सिचुएशन मेरे ऊपर कभी जिंदगी में पहले आई नहीं थी, तो मैं तो तैयार ही नहीं थी इस तरह के मामले के लिए। मैं तो अपना मैंगो मिल्क शेक बना रही थी, इस वक्त मैं बच्चों को सुला दिया करती हूँ आधे घंटे के लिए, तो मैं खुद बस अभी मिल्क शेक बनाकर लेटने वाली थी। दिन के वक्त थोड़ा सा लोग कैलूला करते हैं, गर्मी भी बहुत होती है पाकिस्तान में, तो लोग आमतौर पे कूलर ऑन करके ज़रा आधे पौने घंटे के लिए 1 घंटे के लिए सो जाते हैं अगर घर पर हो, अगर किस्मत से लाइट हो। तो कहती है कि उस वक्त मैं इस ड्रामे के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और पल भर में उसने आगे पीछे के 2-4 लोग भी इकट्ठे हो गए और सब हमें, हालांकि जानते हैं लोग, लेकिन फिर लोग सोचते हैं कि आखिर एक औरत इतना शोर कर रही है तो कुछ तो होगा ना, कुछ तो वजह होगी कि उसने हर किसी को छोड़ के दिलावर भाई के ऊपर इल्जाम धरा है। वो क्या कहते हैं कि धुआं तब तक नहीं उठता जब तक नीचे कहीं आग ना जल रही हो। तो हालांकि इन लोगों का कोई कसूर नहीं था, दिलावर ने इसमें कुछ भी नहीं किया था, लेकिन हफ्जा की माँ ने चीख चीख के बोल बोल के सबको कहीं ना कहीं इस शशोपंज में मुब्तला कर दिया, सबको ये शक करवा दिया कि दिलावर ने कुछ किया है, इसमें दिलावर का हाथ है। तो कहती है कि मैं जा रही हूँ पर्चा कटाने के लिए। तो सफिया कहती है कि खुदा को मानो, राशिदा बहन, क्या राशिदा नाम था हफ्जा की माँ का, कहती है राशिदा बहन खुदा को मानो मेरा मियाँ मासूम है, इसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, वो कमरे में है, सुबह से मैं उसके साथ हूँ, सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसने ऐसा कुछ किया हो। हफ्जा अगर आती है तो वो टीवी लाउंज में बैठती है, वो कमरे तक तो आती भी नहीं है, और ये बच्चियां टीवी लाउंज में लूडो खेलती हैं, गुड़ियों से खेलती हैं, उसके बाद वो चली जाती है। तुम क्यों मेरे शोहर के ऊपर इल्जाम धर रही हो, उसने कुछ भी नहीं किया, वो बेकसूर है। लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि वो राशिदा के ऊपर यकीन करें या सफिया बीबी के ऊपर यकीन करें। हुआ ये कि अब ये बातें करके जब राशिदा मुड़ी पुलिस स्टेशन जाकर पर्चा करवाने के लिए, उसने कोई 1 घंटा पौना घंटा ढूंढा। उसके बाद जब उसको नहीं मिली हफ्जा और उसको काइंड ऑफ यकीन हो गया कि दिलावर ने गायब किया, तो वो भाग कर जा रही थी पुलिस के पास। भी उसका शोहर भी घर पर नहीं था, तो उसने ऊबर मंगवाई हुई थी, ऊबर गली के नुक्कड़ पर आकर खड़ी हुई थी। तो जैसे ही वो गली के कोने पे पहुंची, उधर मुड़ी तो ऊबर खड़ी हुई थी, वहां से क्या देखती है कि हफ्जा आ रही है।
हाथ में छल्ली पकड़े हुए, और साथ में उसके साथ वाली गली की एक बच्ची है, उससे 2 साल बड़ी है, कोमल उसका नाम है। तो वो कहती, हाय मेरी बच्ची किधर थी, उसको पपियां की उसने, किधर थी मेरी बच्ची, किधर गायब हो गई थी। तो हफ्जा का मुंह लाल और पसीना आया हुआ और छल्ली खा रही वो, क्योंकि हो सकता है कोमल के घर में गई हुई हो, उधर लाइट शाइट ना हो। बहरहाल छल्ली उन्होंने खरीदी थी, कोमल खुद भी खा रही थी, वो भी खा रही थी। तो वो कहती है, मम्मा ये मेरी नई फ्रेंड बनी है, इसकी मुझे बाइक बहुत पसंद आई थी, वो चला रही थी, साइकिल चला रही थी। होता ना कि गली में बच्चे साइकिल चला रहे होते हैं, बच्चियां खास तौर पे साइकिल चलाती हैं। तो कहती है कि बहना की मुझे साइकिल बहुत पसंद आई थी, पिंक कलर की उसकी साइकिल थी, प्रिंसेस वाली, तो मुझे बड़ी पसंद आई। तो मैंने बहना को बोला, तो बहना कहती है ठीक है तुम चला लो। तो चलाती चलाती तो बहना कहती है कि बस ये मेरे घर तक आके ड्रॉप कर दो, तो उधर से फिर तुम वापस चली जाना। तो मैं बहना की तरफ गई, तो उधर उन्होंने इतना प्यारा पिंजरा रखा हुआ, उसके अंदर छोटी वाली पिदियां थी और उसके अंदर तोते थे, इतने प्यारे, इतने ज्यादा। मम्मा आप मुझे कब लेकर देंगी? मतलब वो अपनी उसमें यू कैन टेल व्हाट शी वाज डूइंग ऑल दिस वाइल, के वो गई कोमल के साथ उसके घर में, वहां पर उसको पिंजरा नजर आया, उधर उसको तरह तरह के परिंदे नजर आए, उधर उसने साइकिल चलाई आधा पौना घंटा। उसके बाद जब वो अपनी माँ को मिली तो बता रही थी, तो उसको पता भी नहीं था कि माँ क्या सोच रही है और क्या कुछ करके आई है और क्या करने जा रही थी। उसने एक थप्पड़ लगाया हफ्जा के मुंह पे, कहती है कि आइंदा इस तरह से मुझे बगैर बताए तुमने कहीं भी नहीं जाना। बहरहाल उसने उसको डांटा होगा, ये मोहल्ले की औरतों की तरह से, एग्जैक्ट तो माओं की तरह से मुझे आपको बताना नहीं आता, लेकिन कहने का मकसद ये कि जब वो फिर मुड़ कर वापस आ रही थी उसकी उंगली पकड़कर, तो सारे मोहल्ले वाले वहीं थे। अभी 2 मिनट पहले की बात थी कि इतना शोरो गुल और वावेला मचाकर वो गई थी वहां से। तो सब ने देखा कि जब उसके हाथ में है, हाथ पकड़ा हुआ है उसने हफ्सा का, राशिदा ने, तो सब ने उसको तो लानत की, सब ने उसको बुरा भला बोला। तो वो खिसियानी बिल्ली जैसे नहीं, एक तरह से खंबा नोचे, वो छुप छुप के वो ऐसे टर्निंग साइड एंड कॉर्नर से होके वो जा रही है, माफ करना सफिया बहन। तो मैं पता है कि माँ का दिल क्या होता है, फिर माँ का दिल तो पागल हो जाती है माँ। तो मेरा कसूर नहीं, माफ करना। दिलावर भाई से भी कहना कि मैं माफी चाहती हूँ। ये कह के वो हफ्जा को लेकर चली गई घर में। लेकिन इसमें आप सोचें कि वाकई अगर हफ्जा के साथ कुछ हो गया होता, तो उसने तो सबके नजरों में गुनाहगार ठहरा दिया था ना दिलावर को, और मोहल्ले वाले किस पर यकीन करते किस पर नहीं, उस पर तो किसी का इख्तियार नहीं है। और हफ्जा के साथ कुछ भी हो सकता था, वो तो शी वॉज फॉर्चुनेट, मतलब इतनी लापरवाह माँ, उसको पता नहीं है उसकी बेटी पिछली गली की लड़की के घर में गई हुई है। जो माँ इतनी लापरवाह होती है या बाप इतना लापरवाह होता है कि उसका बच्चा बाहर गली में है, उसको पता नहीं है कि वो बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है। देखिए, अगर आपका बच्चा बाहर जाता है गली में, इसमें कोई मुजाहिके की बात नहीं है, बच्चों को भी थोड़ी एंटरटेनमेंट चाहिए, शाम के वक्त आउटडोर प्ले चाहिए, लेकिन आप उनके साथ रहें, आप उन पर नजर रखें, आप अपनी चाय बना लें, आप अपने कोई स्नैक्स बना लें, गली में जाकर आप खाते खाते पकोड़े खाएं, साथ में बच्चे के ऊपर नजर रखें, या तो बच्चे के साथ खेलें। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए कि आपका बच्चा कहाँ है कहाँ नहीं आपको पता ही नहीं है, देन यू आर मेकिंग वाइल्ड गेसेस एंड पुटिंग ब्लेम ऑन पीपल, और उनको आप बदनाम कर रहे हैं और सबको परेशान कर रहे हैं, आपने मोहल्ला पूरा सर पर उठा लिया है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज्यादा गैर जिम्मेदाराना और जाहिलाना रवैया मुझे तो लगा राशिदा का। आपको क्या लगा नाजरीन? आपके ख्याल में उसको माफ कर देना चाहिए सफिया को, राशिदा को, जस्ट बिकॉज वो एक परेशान माँ थी, वो बिल्कुल हवास बाख्ता हुई थी? तो क्या ऐसे में ऐसे इंसान के पास ये मार्जिन होता है, या उसको ये छूट दे देनी चाहिए कि वो जो मर्जी अला बला बके, ओल फोल बके, लोगों पर इल्जाम तराशी करे? या आपके ख्याल में ये उसका जाहिलाना रवैया है और ऐसा उसको हरगिज नहीं करना चाहिए था? क्या समझते हैं आप? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था कि हर वीडियो से मेरा मकसद ये होता है कि कोई ना कोई मस्बत मैसेज मैं लोगों तक प्रोपेगेट करूं, कोई अच्छी सीख लोग ले लें मेरे वीडियोस से, कोई अच्छा मैसेज समझ जाएं, कोई अच्छा सुधार लाएं अपनी जिंदगी में, और मैं खुद ही अपनी बातों से सीख जाऊं, इन्फ्लुएंस हो जाऊं। तो उससे ये मैं आपको कहना चाहूंगा कि अपने घर में ना, एक तो अपने बच्चों को भी अवॉइड करें किसी के घर भेजने से। इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी पिछले हफ्ते, आप जरूर देखिएगा। कनाडा में जो एक लड़की थी, भी मुझे उसका नाम भूल गया है क्योंकि उस वक्त तो याद था, अभी काफी दिन गुजर गए,
चेक कीजिएगा, पिछले हफ्ते की वीडियोस में आपको मिल जाएगी कि वो लड़की गई अपने मोहल्ले में पड़ोसियों की तरफ और फिर क्या हुआ उसके साथ। इसी तरह से एक तो अपने बच्चे को किसी के घर में भेजने से गुरेज करें, अकेले बच्चा हो या बच्ची, और दूसरा किसी का बच्चा अपने घर में एक्सेप्ट भी ना करें अनलेस आपको पता हो कि वो अपने बाप या माँ से परमिशन लेकर आया है, उसके बाप या माँ से आपका आमना सामना हुआ है, एंड यू आर अश्योर्ड, आप जानते हैं, आप 100% कॉन्फिडेंट हैं कि अगले बंदे या बंदी को पता है कि उसका बच्चा या बच्ची आपके घर में आ रहा है खेलने के लिए। आइडियली ये भी बताना चाहिए कि कितने टाइम के लिए आ रहा है, क्या करने के लिए आ रहा है, क्या खेलने के लिए आ रहा है, किसके साथ खेलेगा या खेलेगी। एवरीथिंग शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड एक्सपेक्टेड। जब तक ऐसा नहीं है तो हरगिज किसी का बच्चा या बच्ची अपने घर में आप कबूल मत करें। अगर आया है उसको वापस भेज दें। अगर आपको नहीं पता किसका है, उससे पूछें बेटा आप किस घर से आए हो या आई हो, और उसको एस्कॉर्ट करके उसका हाथ पकड़ कर लेकर जाके उसके माँ या बाप के हवाले करें। हरगिज इस मामले को हल्का ना लिया करें। कोई भी चिंगारी किस वक्त एक बम की तरह फटती है, किस वक्त एक लावा उबल सकता है, वो आप नहीं जानते, बुरा वक्त बताकर नहीं आता। इसलिए मोहतात रहें। अपना बच्चा भी किसी के घर में मत भेजें, किसी का बच्चा भी बगैर उसके पेरेंट के कंसेंट के, उसकी इंफॉर्मेशन के अपने घर में कबूल ना करें, उसी वक्त उसको वापस भेजें। और बेस्ट तो ये कि ये आने जाने वाला चक्कर होना ही नहीं चाहिए। अब वो दौर गए जब बच्चे इकट्ठे हो जाया करते थे, क्योंकि उस वक्त क्या होता था कि डिफरेंस भी बहुत ज्यादा होता था लोगों के लाइफस्टाइल्स में। किसी के घर में टीवी नहीं है, किसी के घर में टीवी है, किसी के पास गाड़ी तक नहीं, गाड़ियां नई नई आ रही थी, किसी ने गाड़ी खरीद ली, तो एक बड़ा इश्तियाक होता था, बच्चों में भी एक एक्साइटमेंट होती थी कि कुछ ऐसा है अगले के घर में। जैसे एक प्ले स्टेशन होता था मेरे बचपन में, किसी के बच्चे के पास है प्ले स्टेशन, वो टीवी के ऊपर लगाकर गेम्स खेलता था, तो बाकी बच्चे भी अट्रैक्ट होते थे, क्योंकि सबके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते थे। आजकल जमाना बदल गया है, स्मार्ट टीवीज हैं सबके पास, स्मार्टफोन्स हैं सबके पास, एक ही जैसा कल्चर है। देयर इज एब्सोल्युटली जीरो नीड कि आप अपने बच्चे को किसी के घर एंटरटेनमेंट के लिए भेजें या किसी का बच्चा अपने घर में एक्सेप्ट करें। आजकल तो इतना होलसम एनवायरनमेंट बन गया है हर घर के अंदर ही कि देयर सो मच दैट यू कैन डू विद योर चाइल्ड, यू नो, आपको बाहर की उन चीजों की जरूरत नहीं है। लेकिन द टेक अवे मैसेज इज कि अपना बच्चा बाहर जाए, उस पर नजर रखें, उसके साथ रहें, और अपने घर में किसी का बच्चा एक्सेप्ट ना करें। होपफुली आपने आज की वीडियो से कुछ अच्छा सीखा होगा। वीडियो पसंद आई है तो इसको कम से कम किसी ना किसी एक फेसबुक ग्रुप पर शेयर कर दें या व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दें, वो आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एक थम्स अप भी दे दीजिए। मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो में। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, या कम से कम ये बता दीजिए कि ये वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी है, तो आपका मशकूर हूँगा। आपसे मुलाकात होती है फिर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। ये देखिए व्यूअर्स, मैं कॉस्को गया था तो मुझे एक चीज़ नज़र आई। अब कॉस्को पर भी आपको असली सुनारों वाली सोने की आइटम्स मिलने लग पड़ी है। ये 22 कैरेट का ब्रेसलेट है। वैसे कॉस्को पर सिर्फ खालिस सोने की बार्स मिल जाती थी पहले, वरना जो गोरे पहनते हैं 14 कैरेट 18 कैरेट वाली वो मिल जाती थी। लेकिन अब ये 24 कैरेट और 22 कैरेट की ज्वेलरी आई हुई है। तो आप मुझे बताएं कि अगर आपने लेनी हो तो आप किसी सुनार के पास जाएंगे पाकिस्तानी, जैसे आप हमेशा जाते हैं, या आपके ख्याल में कॉस्को अच्छी प्राइस पर दे रहा है? क्योंकि इनका ये है कि आपने बार्गेन नहीं करना, बस जो प्राइस मेंशन है उस पर आपको लेना है तो ले लें। वरना रेगुलर सुनारों के पास जितनी भी बहनें जाती हैं उनको कहीं ना कहीं ये खटका लगा ही रहता है कि कहीं हमारे साथ हैंड तो नहीं हो गया, कहीं हम ओवर पे तो नहीं कर आई। क्योंकि सुनार जितना मर्ज़ी कहे कि ये तो मैं आपको दे रहा हूँ कि मुझे अपनी ख़रीद से भी सस्ता जा रहा है ये, लेकिन दर हकीकत उसने उसमें बहुत पैसा बना लिया होता है। लेकिन कॉस्को से अगर आप लेंगे तो यू सी द प्राइस, आपको पे करना है तो आप लें, इसमें मतलब सब के लिए सेम है। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा ये, नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वैसे एक डिफरेंट चीज़ मुझे नज़र आई तो मैंने सोचा कि ऑडियंस के साथ शेयर करता हूँ कि उनका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, बताइएगा ज़रूर।